गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो अगस्त मंथ की यहाँ पे काफ़ी लेसन अभी बची हुई है, जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट देख रहे थे। तो आज इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले अर्थ गंगा देखेंगे, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। एंड देन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि न्यू रामसर साइट्स ऐड ऑन हुए हैं इस लिस्ट में, तो इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। और पहले भी जो भी हमारे यहाँ की रामसर साइट है उसे भी हम लोग एक नज़र डाल लेंगे। उसके बाद जितनी भी न्यूज़ शॉर्ट्स में रही है उसे भी कवर करेंगे। तो आज हमारा इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेजॉरिटी जो भी सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर साइंस एंड टेक हम लोग देखेंगे एंड एक दो दिन में ये मैगज़ीन भी मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट मैगज़ीन जो हमारी अगस्त सितंबर मंथ की जो मैगज़ीन होगी उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्यों ये न्यूज़ में है। तो रिसेंटली बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किया गया है अर्थ गंगा के तहत। तो अर्थ गंगा एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत छोटे छोटे बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे लाए गए। और ये आपका जो है आप देखो एक महोत्सव हो रहा था, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ अर्थ गंगा। तो अर्थ गंगा एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है उनके द्वारा ये वर्ड लाया गया नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग, जो कि कानपुर में हो रहा था 2019 में तब। अब यहाँ पे मेनली फोकस दिया जाता है कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस तरीके से क्रिएट करें जिससे कि कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो सस्टेन हो पाए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस प्रोग्राम, और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम कहने का मतलब है कि पैन इंडिया इसको बहुत ही धूमधाम से इनाग्रेट किया गया, इसको इस इनिशिएटिव को लाया गया और एक बड़े पैमाने पर ये एक प्रोग्राम है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब प्रोग्राम भी यहाँ पे लाए गए हैं। साथ ही इसके तहत आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स भी देखने को मिलेगा। न्यू इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहली है जलाज। जलाज जो लॉन्च किया गया था वो 26 लोकेशन में लॉन्च किया गया था गंगा बेसिन में। और इसमें आपका है कि छोटे छोटे जो शॉप्स वगैरह है उसको यहाँ पे सेटअप करना है, फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर लेकर आना है, जिससे कि जो भी रिवर गंगा है उनके बैंक में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो सके। उसके बाद आप देखो मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया जाता है बिटवीन नमामि गंगे काउंसिल और सहाकार भारती के बीच में, जिसका एम था कि यहाँ पे 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई करना है 5 स्टेट्स में, और यहाँ पे एक डेजिग्नेट करना है सहाकार गंगा ग्राम। ओके, जिसमें कि जो नेचुरल फार्मिंग है ना, किसानों के बीच में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। और फार्मर्स जो यहाँ पे आप देखो कि प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे लेकर आना है। कोऑपरेटिव और फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग यहाँ पे लेकर आना है। नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने का मतलब है कि इसमें जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, जो आप देखते हो कि बहुत सारे इतने मीन्स बहुत सारे केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। आज की डेट में आप देखो कि कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, वो आपको 12 मंथ्स अवेलेबल मार्केट में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। इंजेक्शन वगैरह देके या मेडिसिन वगैरह देके जो है वो सारे जो भी साग सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स है उसको उगाया जाता है पूरे 12 महीना। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है जहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे आपका जो है काम किया जाता है और फसल को उगाया जाता है। फाइन। साथ ही यहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल भी है, आई एम अवतार। तो ये भी है कि जो भी बेसिन गंगा जो है इसके अगल बगल रहने वाले लोगों की जो भी लाइवलीहुड है उसको और ज़्यादा बेटर करना है। और बेटर जो करना है वो यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देकर। ओके, तो आप जानते हो कि गंगा के चारों ओर जो जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं उससे टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए या फिर हैंडीक्राफ्ट्स कुछ हाथों से जो बनाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे आप देखो कि जो सेल एंड परचेज़ है वो टूरिज़्म बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे आप देखो कि कुछ छोटे छोटे स्कीम्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली बात है कि कैटेलाइसिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि गंगा बेसिन में आप देखो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा का एम है कि 3% जो है वो जीडीपी का कंट्रीब्यूट होना चाहिए गंगा बेसिन से। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर हम लोग गंगा के चारों ओर अगर अच्छे तरीके से डेवलप करते तो इससे हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मोर देन 1000 करोड़ होगा नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर्स में। तो ये भी एक बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक बेनिफिट जो होगा वो ट्रेड
के बेसिस पे होगा, यानी कि व्यापार अच्छे होंगे, मार्केट वगैरह को एक्सेस करने का यहाँ पे मिलेगा, लोकल कम्युनिटी इकोनॉमिक जो है वो इन्हांसमेंट हो पाएगी और टूरिज्म वगैरह भी बेटर तरीके से यहाँ पे इन्हांस हो पाएगा। फाइन। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है गंगा रिजुविनेशन में, वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा कि गंगा को हम लोग फिर से यहाँ पे रिजुविनेट कर सके। आप देखो कि गंगा रिवर जो है उसकी पानी एक समय आज भी पवित्र मानी जाती है, बट इससे ज़्यादा पवित्र पहले के ज़माने में था। आज क्या है कि काफ़ी गंदगी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जितनी गंदगी हम लोग ने फैलाई है और गंगा और यमुना रिवर को हमने गंदा किया है, उसे हम लोग को साफ़ करना चाहिए। साथ ही जो कल्चर हेरिटेज है हमारा, आप देखो कि काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जा रहा है अवेयरनेस को रेज़ करने के लिए कि हमारी जो गंगा रिवर है ना, वो हमारे इंडिया में ही नहीं, आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी गंगा रिवर को जाना जाता है। तो इसकी कल्चर और सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि यहाँ पे रिलीजियस जो पिलग्रिमेज है उसको प्रमोशन मिलता है। गंगा आरती वगैरह भी आप देखते हो कि अगर बिहार में या यूपी वाले साइड में हो तो गंगा आरती होती है, जो कि वन ऑफ द फेमस आरती है हमारे इंडिया में। योगा वगैरह भी इससे रिलेटेड है। और साथ ही आप देखो इसका सिग्निफिकेंस है कि इससे पोल्यूशन कम हो रहा है, लोग यहाँ पे जो है इनकरेज हो रहे हैं कि वो रीयूज़ करें जो वेस्ट वाटर है। साथ ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी प्रमोट करना है। इससे क्या हो रहा है कि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो गंगा रिवर बेसिन में प्रमोट भी हो रहा है, जैसे इको टूरिज्म हो गया, नेचुरल फार्मिंग वगैरह हो गई। ओके। और साथ ही यहाँ पे काम किया जा रहा है कि कैसे किसान की जो इनकम है उसको डबल किया जा सके, तो ये भी एक काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है जो कि हम लोग अगर अर्थ गंगा पे ध्यान दें तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। साथ ही की इनिशिएटिव की हम लोग बात करें कि गंगा को क्लीन करने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव ली जा रही है, तो ये आप देखो कि 1985 से गंगा एक्शन प्लान है, मेनली फोकस किया जा रहा है जो मेन स्ट्रीम है रिवर गंगा का। और इसके तहत आप देखो 260 स्कीम से 25 टाउन को यहाँ पे कवर किया गया है। 1993 में क्या हुआ है कि यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान 2 लाया गया। इसके तहत क्या था कि यहाँ पे यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा इन सबको इंक्लूड किया गया। उसके बाद 1985 में क्या है कि ये आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाया गया। 41 मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जो है वो इसके तहत लाया गया और 8 गंगा बेसिन रिवर्स जो है वो इस प्लान के तहत इंक्लूड है। कौन कौन सी है, तो गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, बेतवा और मंदाकिनी और रामगंगा। ओके। उसके अलावा 2009 में देखें तो यहाँ पे क्या है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है। यहाँ पे जो अथॉरिटी है गंगा के लिए उसको 2009 में सेपरेट कर दिया गया और मेनली इसको चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ऐसा है क्या? नहीं, ये हमारे उस समय जो 2009 में प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा चेयर किया गया। 2011 में क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो असिस्ट की थी कि चलो ठीक है, पैसे की फ़ंड की कमी है तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे सामने आई थी। देखिए वर्ल्ड बैंक उन्हीं प्रोजेक्ट में यहाँ पे असिस्ट करते हैं, फ़ंड देते हैं जिनमें उनको लगता है कि एक लार्ज पॉपुलेशंस जो है वो कवर्ड हो रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाने से क्या होगा कि लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे फ़ायदा होगा, तब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है साथ देती है। तो गंगा बेसिन जिसमें आपको पता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे उनकी लाइवलीहुड ही टिकी हुई है गंगा रिवर पे, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दिया गया। देन लास्टली यहाँ पे नमामि गंगे मिशन लाया गया 2015 में। इसमें क्या था कि जितने भी कंजर्वेशन मिशन लाया गया था रिवर गंगा को लेकर, सबको इंटीग्रेट करके एक सिंगल यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम लाया गया। बेसिन अप्रोच है, ऑल ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है, गंगा रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़, राइट ट्रिब्यूटरीज़, तो वो सब इंक्लूड है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़ गंगा रिवर की और राइट ट्रिब्यूटरीज़। ओके। अब देखते हैं कि यहाँ पे अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस है। तो अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो देखिए राइज इन टूरिस्ट एक्टिविटी, जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा आप देखो कि इमिशन होगा, उतना ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस होंगे, जो नेचुरल इकोसिस्टम वगैरह है वो डिस्टर्ब होगा। अवेयरनेस जो नॉलेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिस की बात करें, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि नेचुरल फार्मिंग हमें लेकर आना है, तो जो भाई ये नेचुरल फार्मिंग की कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में आज के डेट में आप देखो तो बहुत कम लोग इसके बारे में जान पा रहे हैं। तो एक अगर अगेन एक डिफरेंट लेवल का इशू है। देन सब ऑप्टिमल यहाँ पे परफॉर्मेंस है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का और लिमिटेड कैपेसिटी है वो भी लोकल लेवल पे। साथ ही रीयूजिंग है इम्प्रॉपरली जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है फॉर इरिगेशन। इससे क्या होगा कि जो कंटामिनेंट्स हैं जैसे कि हेवी मेटल्स है ग्राउंड वाटर में वो बढ़ते जाएंगे और
ग्राउंड वाटर में अगर हेवी मेटल्स बढ़ते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो फूड चेन में वो इंक्लूड हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे, तो हमारे हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि लो इमिशन टेक्नोलॉजीज़ और जो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हैबिट्स है इसको प्रमोट करना होगा, कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे कि इमिशन कम हो रहा है, या फिर जो वेस्ट डिस्पोजल है, जो कचरे निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे रोड के किनारे फेंक दो या फिर पानी के किनारे फेंक दो या पानी में ही फेंक दो। आप देखते हो प्लास्टिक बॉटल्स, ये सारी चीज़ें आज के डेट में हम लोग न्यू टाइप ऑफ पॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं जो कि एक प्लास्टिक पॉल्यूशन है, तो वो भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा वो प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। तो इसलिए जो भी वेस्ट डिस्पोजल है उसकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करना होगा। नेशनल पॉलिसी फॉर रीयूज़, यानी कि जितने भी वेस्ट वाटर को जो ट्रीट किया जा रहा है तो ऐसी कानून बननी चाहिए जिससे कि हम लोग उसको फिर से रीयूज़ कर सके। साथ ही अवेयरनेस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अवेयरनेस रेज करना है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जो अर्थ गंगा है, जिससे कि हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सके, वो भी जन आंदोलन में। साथ ही इन्वेस्ट करना है, यानी कि जो कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए और जो परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड नो अबाउट नमामि गंगे प्रोग्राम इन अ डिटेल। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड बैंक फंडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सेकंड है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट मीन्स 100% जो फंड है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इफ़ेक्टिव अबेटमेंट करने के लिए जो आज के डेट में गंगा में पोल्यूशन हो रहे हैं, और नेशनल रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए, रिजुवनेट करने के लिए भी ये स्कीम लाई गई थी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसका सेकंड फेज़ को अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2020 में, और नेक्स्ट 5 ईयरों के लिए ये $400 मिलियन तक का दिया गया है। इसमें 5 टीयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहला नेशनल गंगा काउंसिल है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि टास्क फोर्स को एम्पावर किया गया है, थर्ड है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, फोर्थ है कि स्टेट गंगा कमेटी बनाई गई है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई गई है हर एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में। अदर कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो गंगा टास्क फोर्स है। गंगा टास्क फोर्स का कहने का मतलब है कि पब्लिक अवेयरनेस को स्प्रेड करना। गंगा प्रहारी से एक ग्रास रूट लेवल ये वर्कफोर्स है। अब नमामि गंगे प्रोग्राम का 2015 से लेकर आज 2020 है, तो 7 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या बातें रखी गई है, तो की अचीवमेंट है कि सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है बीओडी लेवल रिवर का, वो यहाँ पे जो उत्तराखंड और बिहार से जो फ्लो कर रहा है वो 3 mg पर लीटर है, और इसको जो कि यहाँ पे अनपॉल्यूटेड कैटेगरी में रखा गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही जो प्रोजेक्ट है इसका वर्थ आप देखो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि सैंक्शन किया गया था क्लीन गंगा के तहत और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के तहत। 92 सीवेज प्रोजेक्ट जो है वो आज तक के डेट में कंप्लीट हो गया है। साथ ही सीवरेज अगर कैपेसिटी देखें 5000 मिलियन लीटर्स पर डे का, तो ये भी आप देख सकते हो कि आज के डेट में सीवरेज कैपेसिटी इतना बढ़ चुका है। रिवर सरफेस क्लीनिंग की अगर हम लोग बात करें सर्विस में, तो वो 11 लोकेशंस पे पूरा हो गया है। ऑनलाइन कंटिन्यूस जो इफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशंस है वो यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है CPCB के साथ। साथ ही इनिशिएशन किया गया है, यानी कि 67 घाट्स और क्रेमेटोरिया जो प्रोजेक्ट है उसमें इनिशिएशन किया गया है। तो ये की अचीवमेंट है नमामि गंगे प्रोग्राम का, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखें कुछ रिलेटेड न्यूज़, स्टॉकहोम यहाँ पे जो वर्ल्ड वाटर वीक है 2022 का, तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है एक एनुअल इवेंट है जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया, और मेनली यहाँ पे एड्रेस करना है ग्लोबल वाटर इशू को। और साथ ही अगर हम लोग CV देखें, CV कहा जा रहा है यहाँ पे आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ देखने को मिलेगा वाटर गवर्नेंस में। इस साल जो इसका थीम है वो है सीइंग द अनसीन, यानी कि जो वैल्यू ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्टिकल्स ऑफ अर्थ गंगा, तो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जीरो बजटिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, केमिकल फ्री फार्मिंग किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट हो पाएगा। गोबर धन फॉर फार्मर्स, पहले हम लोग गोबर के जो काउडंग बनाए जाते हैं वो यहाँ पे क्या होगा, आज के डेट में इसको गोबर धन कहा जा रहा है। साथ ही अगर देखें मोनेटाइजेशन और रीयूज़ होगा, जो स्लज और वेस्ट वाटर है, जितने भी ट्रीटेड वाटर है उसको रीयूज़ करने का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, यानी कहा जा रहा है कि जो लोकल कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जाएगा फॉर बेटर डिसेंट्रलाइज्ड वाटर गवर्नेंस। साथ ही पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि इंश्योर करना है कि जो यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो। साथ ही कल्चरल जो हेरिटेज है और टूरिज़्म है उस पर भी यहाँ पे
ध्यान दिया जाएगा। और लाइवलीहुड जनरेशन जो अपॉर्चुनिटी है उस पर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ओके, घर में हार्ट और प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा, मेडिसिनल प्लांट, ये सब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अर्थ गंगा के तहत। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल अर्थ गंगा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। साथ ही यहाँ पे हमने इसकी इनिशिएटिव देखी कि अर्थ गंगा के तहत और कौन कौन सी इनिशिएटिव हैं। देन यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस देखा कि अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट से क्या फ़ायदा होगा, की इनिशिएटिव क्या है, हमारे यहाँ जो गंगा रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं अब तक, क्या क्या चैलेंजेस है अर्थ गंगा के कॉन्सेप्ट को अचीव करने में, और नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में हमने डिटेल्स में देखा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, रामसर साइट्स। तो अभी इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया में 26 न्यू वेटलैंड जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको यहाँ पे रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया है। तो टोटल आज की डेट में 75 हो चुके, ठीक है। और डेजिग्नेशन ऑफ दिस साइट्स जो है, इससे क्या होगा कि हम लोग रामसर साइट में इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी वेटलैंड है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंजर्व कर सके और मैनेज कर सके, इसलिए करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड देखिए एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपका फ्लडेड हो, यानी कि सैचुरेटेड या फिर पानी से भरा हो, या तो वो पानी से जो भरा हुआ एरिया है वो सीजनल हो, जैसे कि रेन जब मानसून आता है तब भर जाए, या फिर परमानेंट हो। ओके, तो इसको हम लोग एक वेटलैंड कह देते हैं जहाँ पे पानी भी होते हैं, थोड़े पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है। तो एज़ पर रामसर कन्वेंशन ये कहा गया है कि जो वेटलैंड है वो उसमें आपका मार्श भी आता है, फेन भी है, पीटलैंड भी आते हैं, वाटर चाहे वो नेचुरल या आर्टिफिशियल हो, चाहे परमानेंट या टेम्प्रेरी हो, वाटर के साथ हो, क्या या तो वो ऐसा एरिया हो जहाँ पे वाटर स्टैटिक हो, या फिर ऐसा एरिया हो जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा हो। तो इसमें वो सारे एरिया को हम लोग जो है वेटलैंड में कंसीडर करते हैं। हमारे देश में आप देखो 7 लाख वेटलैंड है, जिसमें 16 MHA है। इट मीन्स कि पूरे जोग्राफिकल एरिया का अगर देखें तो 4.86% है। अगर हम लोग जो मैनमेड वेटलैंड है, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं कि ऐसे एरिया बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी को स्टैटिक किया जाता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो तो ये 2 टाइम्स है, यानी कि नेचुरल वेटलैंड के कंपैरिजन में मैनमेड जो वेटलैंड है वो हमारे देश में ज़्यादा है। तो देखिए ये एक स्टैटिक पोर्शन है, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप वहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए बार बार इसको रिवाइज़ करते रहो ये मैगज़ीन को, और इतनी ही डिटेल में अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते रहोगे तो आई होप कि आपको कहीं पे भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करने को देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। फाइन, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे देश में कौन कौन से वेटलैंड हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया, जम्मू एंड कश्मीर में ये है। अभी जो 26 न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है, तो 26 के 26 तो नहीं है, 13 यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में है ये शॉलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, देन हेगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, मिज़ोरम में देखिए यहाँ पे पाल वेटलैंड है। उड़ीसा में आओगे तो यहाँ पे 4 है, तंपारा, हीराकुंड, अंसुपा एंड सतकोसिया। मध्य प्रदेश में देखिए तो 3 ऐड हुआ है, यशवंत, सिरपुर वेटलैंड और साके सागर वेटलैंड। देन महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे थाने क्रीक है। गोवा में आप देखो नंदा लेक है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कर्नाटक में देखें तो ये यहाँ पे रंगनाथीतू बर्ड सेंचुरी है। और तमिलनाडु में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 13 है। तो टोटल आई थिंक कि ये 26 हो गया होगा, और ये अकेले तमिलनाडु की इतनी यहाँ पे 13 जो एरिया है, चाहे वो बर्ड सेंचुरी हो, वेटलैंड हो, उन सबको इंक्लूड किया गया है। फाइन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये न्यू 26 है, तो इसको आप ध्यान में रखना। फाइन, नेक्स्ट आते हैं रामसर कन्वेंशन। ये अब हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। रामसर कन्वेंशन जिनको 1971 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन काम इसका स्टार्ट हुआ था 1975 से। बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही ट्रीटी है, जो कि यहाँ पे वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एक कानून बनाया गया है। वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड होना चाहिए, यानी कि जितने भी वेटलैंड हैं हमारे देश में, मे बी वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, डैट वुड बी यूज़, यानी कि वाइज यूज़ होना चाहिए, बुद्धिमान से उसको हम लोग यूज़ कर सके, बुद्धि का इस्तेमाल करके। इट मीन्स कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन हो, और हम लोग इसको अचीव करें थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोचेस वगैरह। और इंडिया आप देखो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है इस कन्वेंशन का। इस कन्वेंशन में आप देखो 5 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है, जो कि इसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, IUCN है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है,
वेटलैंड इंटरनेशनल है, WWF इंटरनेशनल है। क्राइटेरिया देखिए कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इस वेटलैंड को अब रामसर साइट्स में इंक्लूड करना चाहिए। तो एक वेटलैंड जो है जिसमें एटलीस्ट 1 से 9 क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि रामसर कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यानी कि वल्नरेबल या इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ है उसको वो वेटलैंड सपोर्ट कर रहा हो, या फिर वहाँ पे इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो है वो थ्रेटेंड हो, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट हो गया है जिससे कि वहाँ पे रहने वाले जो स्पीसीज़ है उनको परेशानी हो रही हो। और यहाँ पे रेगुलरली आप देखो तो 20,000 या फिर इससे भी ज़्यादा वाटर बर्ड्स को ये सपोर्ट कर रहे हो। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जीव जंतु जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रमाण में होने चाहिए कि उनको सपोर्ट करना या फिर उनको कंजर्व करना ज़रूरी हो। रामसर साइट की बात करें, जिसमें कि आज के डेट में आप देखो कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण रिस्क है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रही है उसके कारण रिस्क है, ह्यूमन इंटरफेस भी आप लोग देख सकते हो उसके कारण भी यहाँ पे इशू निकल कर आ रहा है। और जो कि आप देखो कि पहले यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे बेसिक हो गए, स्टैटिक हो गए अबाउट रामसर कन्वेंशन। अब समझते हैं कि वेटलैंड का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। हम लोग वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए इतना बड़े लेवल पे इतनी बड़ी कन्वेंशन बना दी है, तो इसका कुछ तो अहमियत होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वेटलैंड यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे कार्बन सिंक होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हरियाली होती है, तो इसलिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो सिंक करने का काम, निचोड़ने का काम वेटलैंड करता है। हैबिटाट अगर हम लोग देखें तो वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। इवन जो माइग्रेट होकर आते हैं जीव जंतु वो भी वेटलैंड में रहते हैं। साथ ही नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर है। इट मीन्स कि आप देखो कि ये नेचुरल बैरियर है। मान लीजिए कि फ्लड वगैरह आता है तो वेटलैंड वाले एरिया है तो वहाँ पे पानी भर सकता है, तो इवन जो टाइडल सर्ज है, स्टॉर्म है, उससे भी वेटलैंड बचाता है। और कोस्टल इरोजन जो हो रहा है उससे भी बचाता है। इवन आप देखो कि अगर किसी एरिया में वेटलैंड है तो उससे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज नहीं होगी, सूखा नहीं होगा, वहाँ पे पानी अवेलेबल होते हैं। साथ ही वाटर स्टोरेज अच्छी खासी है। इससे क्या होता है कि रेनफॉल का जो पानी है उसको सोक कर लेता है। इससे क्या होता है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होते रहती है। देन यहाँ पे देखें तो ये कल्चर और रिक्रिएशनल वैल्यू भी इसका अलग तरीके से है। साथ ही लाइवलीहुड भी यहाँ पे क्रिएट होता है, बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे फूड होंगे, फिशिंग है, एक्वाकल्चर है, टूरिज्म है, इन सारी चीज़ें प्रमोट होती है वेटलैंड के होने से। साथ ही किडनी ऑफ द लैंडस्केप हम लोग वेटलैंड को कहते हैं। इट मीन्स कि प्यूरीफाई वाटर होती है, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पे वाटर जो है वो प्यूरीफाई होते रहते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे इंडिया में आप देखो कि इतना ज़्यादा जो है आप देखते हो ईयर ऑन ईयर बहुत सारे रामसर साइट्स में वेटलैंड को इंक्लूड किया जा रहा है। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, क्या क्या थ्रेट्स है वेटलैंड को। सबसे पहली बात है कि नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजिम, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर सैलिनाइजेशन हो रही है, नमक की मात्रा बढ़ते जा रही है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है पानी का, इंक्रोचमेंट हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहे हैं, कुछ कैनल्स, डैम्स या रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं, या फिर रिवर का डाइवर्जन हो रहा है, जो ओरिजिनल नेचुरल फ्लो है उससे उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें नेचुरल जो हाइड्रोलॉजिकल रिजिम है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। पोल्यूशन एक वन ऑफ द सेकेंड थ्रेट हम लोग कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे प्लॉरिफरेशन है इन्वेसिव स्पीसीज़ का, जैसे वाटर हाइसिनिथ है, सैल्वीनिया है, ये सब ऐसे है कि जो कि यहाँ पे ही वेटलैंड ही में ही रहते हैं। अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होता है वेटलैंड सोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पे वुड है, फिश है, वाटर है, सैंड है, तो इन सब का यहाँ पे हार्वेस्टिंग किया जाता है, सस्टेनेबल मैनर से नहीं होता है, तो ये भी एक परेशानी है। अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा डेवलप किया जा रहा है जो कि उससे कहीं ना कहीं परेशानी ही हो रही है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिससे कि हर एक सेक्टर को परेशानी हो रही है। तो कोस्टल अगर वेटलैंड की बात करें तो ये भी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहे हैं, ठीक है। और इनलैंड वेटलैंड की बात करें तो ये रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे रिवर वाटर जो फ्लो है वो चेंज हो रहा है। तो ये सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चेंजेस के कारण यहाँ पे परेशानी हो रही है। वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हॉलिस्टिक और स्टैंडर्डाइज जो प्रोटोकॉल है उसको डेवलप किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा जो डिग्रेडेड वेटलैंड है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर जो एक्वाफायर से वो रिचार्ज होगा। साथ ही इससे क्या होगा कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना होगा हम लोग को, पॉल्यूशन नॉर्म्स वगैरह को इंश्योर करना होगा, ऑप्टिमल और सस्टेन्ड वाटर फ्लो को। साथ ही पार्टिसिपेटरी कंजर्व करना होगा जो वेटलैंड वगैरह है। तो ये सारे यहाँ पे बेसिक नॉर्म्स है जो कि बताया जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए हमारे देश में क्या क्या एफर्ट्स लगाया गया है। सबसे पहले कानून है 2017 का, जो कि है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, जिससे कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने की बात की जा रही है। देन यहाँ पे सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करना है। देन नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन है एक्वेटिक इकोसिस्टम का।
इससे कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया है, जैसे कि आप देखो कि कंजर्व करना है वेटलैंड को, तो यहाँ पे उस तरीके का काम नहीं करना है जैसे कि वेटलैंड को थोड़ा परेशानी हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो या फिर सॉलिड वेस्ट डंपिंग, ये सारा काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, यानी कि इस मिशन के तहत आप देखो एक साइंटिफिक और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जिससे कि जो हेल्थ कार्ड है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और कुछ रेगुलेशंस है, जैसे कुछ कानून है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, तो ये सब कुछ यहाँ पे कानून है जिसको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रामसर साइट, तो इसको ध्यान रखना है। फाइन, अब चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स। सबसे पहले है यहाँ पे CDRI, दिस इज़ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया आप जानते हो कि हेडक्वार्टर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर चुके हैं CDRI के साथ, और एग्रीमेंट जो है वो CDRI को अनेबल करेगा कि कुछ फंक्शंस जो है वो इंटरनेशनली हो, जैसे कि सारे राइट्स, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस के साथ। साथ ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 का इनैक्ट किया गया है, और इससे क्या होगा कि जो कन्वेंशन है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ का, उसको यहाँ पे इफेक्ट में लाने की बात की जा रही है। साथ ही इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी है जो कि रेफ़र करता है कि यहाँ पे राइट्स और जो ऑब्लिगेशन है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत, उसको यहाँ पे इंडोर करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो। साथ ही CDRI के बारे में देखें तो जिसकी यहाँ पे हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर नेशनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज़, प्रोग्राम, प्राइवेट सेक्टर्स और जो एकेडमिक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो सब यहाँ पे है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, वो भी यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट एक्शन समिट हो रही थी उस समय। इसका एम बस यही था कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई भी तरीके की डिजास्टर आ रही है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि फ्लड आया, सुनामी आया, या फिर यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह आते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाती है, रोड्स टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये सब नहीं होना है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। आज के डेट में देखिए तो इसमें 31 कंट्रीज़ हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 2 यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन, हर घर जल, गोवा और दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव की बात करें तो ये फर्स्ट यहाँ पे हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन चुका है। हर घर जल की बात करें तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का, जो कि जल जीवन मिशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ। यहाँ पे आप देखो 52% से ज़्यादा जो रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में, अभी भी वो कनेक्टेड है टैप वाटर से। और जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें आपका इम्प्लीमेंट किया गया है सोर्स सस्टेनेबिलिटी, जो कि एक मैंडेटरी एलिमेंट है, यानी कि रिचार्ज करना या फिर रीयूज़ करना जो भी वाटर है। रिफॉर्म अगर हम लोग जल जीवन मिशन के तहत देखें तो मेनली यहाँ पे क्या है कि फोकस को शिफ्ट किया गया है, वाटर सप्लाई यानी कि हैबिटेशन से हाउस होल्ड तक इसको शिफ्ट किया गया है। कम्युनिटी ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है वाटर सप्लाई स्कीम का। स्पेशल फोकस यहाँ पे चिल्ड्रन का के ऊपर करना है। सेंट्रल रोल यहाँ पे विमेन और वीकर सेक्शन के ऊपर करना है जो कि वाटर सप्लाई को मैनेज कर सके। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रोसेस अगर हम लोग हर घर जल सर्टिफिकेशन का देखें तो पहला क्या है कि फील्ड इंजीनियर जो है वो अपनी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करेंगे कि वाटर सप्लाई स्कीम्स वगैरह को लेकर पंचायत को, जब भी ये ग्राम सभा की मीटिंग होगी। देन यहाँ पे विलेज कंफर्म करेंगे ग्राम सभा के रिजोल्यूशन के थ्रू कि हर एक घर में जो है एक सही तरीके से सप्लाई ऑफ वाटर हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल हर घर जल। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि सेंटर के द्वारा नोटिफाई किया गया इंडिया की 31st एलिफेंट रिजर्व। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त मलाई यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कुछ एलिफेंट्स के बारे में बेसिक समझते क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिला था एलिफेंट्स का। तो इंडियन एलिफेंट्स जो कि सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट में ये है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, ये सब पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। मेनली जो यहाँ पे एलिफेंट्स है वो शेड्यूल 1 में इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट्स के। और IUCN स्टेटस क्या है एलिफेंट का, तो ये इंडेंजर्ड है, E फॉर एलिफेंट्स, E फॉर इंडेंजर्ड, याद रखना है। एज़ पर जो लास्ट काउंट हुआ था 2017 में, तो ये माना गया था कि इंडिया में टोटल 29,964 एलिफेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटक में है, उसके बाद आसाम और केरल में है। थ्रेट्स क्या है, थ्रेट यही है कि मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। कई बार आप देखते हो कि जो एलिफेंट है वो बाहर आ जाते हैं,
अपने जंगलों से, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। हैबिटाट लॉस हो रहा है, काफ़ी इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसके कारण हाथियों के रहने का जगह यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इनिशिएटिव क्या लिया गया हमारे द्वारा, तो 1992 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, जिससे कि जो एलिफेंट की जनसंख्या है उनको हम लोग कंजर्व कर सकें, और जो इलीगल किलिंग वगैरह होता है एलिफेंट का, उसको मॉनिटर करने के लिए माइक स्कीम लाया गया था, और एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह भी डेवलप किया गया था, तो इसको ध्यान देना है। अब आते हैं इंडियन वर्चुअल यहाँ पे हर्बेरियम। तो IVH ये एक डेटाबेस है ड्राइड प्लांट का, जितने भी सूख जाते हैं ना पौधे, उसका यहाँ पे डेटाबेस है। तो चलिए ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे हर्बेरियम जो स्पीसीज है उसका यहाँ पे रखा गया है, कोई इशू नहीं है। नेशनल वाटर अवार्ड है, तो देखिए नेशनल वाटर अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि जो यहाँ पे काम है और एफर्ट्स है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंडिविजुअल के द्वारा, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो ओजोन है O3 है, ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि 3 ऑक्सीजन एटम के साथ ये फॉर्म होता है, और 90% जो अर्थ की ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में रिजाइड होती है, यानी कि जिसको हम लोग ओजोन लेयर भी कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। और ओजोन लेयर की बात करें तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है जो कि हार्मफुल होती है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, और सारे बायोलॉजिकल सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है। ओजोन कंसंट्रेशन की बात करें तो मेनली इसको डॉप्सोन जो यूनिट है, इससे हम लोग इसको मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो देखिए ये लॉन्ग लिव्ड मैन मेड केमिकल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे जो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन वाली जो लेयर है ना, उसको ये डैमेज करता है। मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जो है सब्सटेंस के ऊपर जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, इसके बारे में भी रखा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब जो है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं आज की डेट में। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल अगर हम लोग देखें, इट मीन्स कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ODS जो है इसमें हाई ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है। इट मीन्स कि आप देखोगे यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जिसमें कि डिप्लीट करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई होता है। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कहने का मतलब है कि एक मेज़र किया जाता है कि कितना तेज़ी से और कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कोई भी केमिकल, ठीक है। अब यहाँ पे है पर एंड परफ्यूक्लो अल्कलाइन सब्सटेंस, सो दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ला नीना अगर हम लोग यहाँ पे देखें कंडीशन, इंटर 3rd ईयर 6 टाइम्स सिंस 1950, तो देख सकते हैं ला नीना कंडीशन है। देखिए ये जोग्राफी में 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो जब भी आता है तो इसका इफ़ेक्ट होता है कि हमारे देश में ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है, इट मीन्स कि रेनफॉल कम होती है। लेकिन ला नीना कहने का मतलब है कि रेनफॉल ज़्यादा होगी तो इसमें आपका जो है फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज होती है। ला नीना जिसे लिटिल गर्ल कहते हैं, एक वेदर पैटर्न, ओके। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है जब सी सरफेस टेम्परेचर ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में, ओके। और ये काउंटर पार्ट है एल नीनो का, जिसे हम लोग लिटिल बॉय या फिर क्रिस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। तो ये मानसून के टाइम में देखने को मिलता है। एल नीनो या ला नीना ये कोल्ड है और वार्म फेज़ होता है एल नीनो सदर ऑसिलेशन का, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एल नीनो है, एल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ड्राई सिंकिंग एयर है, इस तरीके से जो ड्राई है वो सिंक हो जाता है एयर, और वार्मर ये आप देख सकते हो इस जगह पे ज़्यादा गर्म रहता है, और कूलर देन एवरेज है, यानी कि जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा ये ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाता है तो इवन आप जानते हो कि जब पानी गर्म होती है ओशन वगैरह की, तब वो इवापोरेट होकर जो है वो भाप बनते हैं और फिर उसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, देन रेनफॉल होता है। तो अगर वो एरिया ठंड ही हो जाए तो फिर इवापोरेट नहीं हो पाएगा, फिर बारिश ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये एक कंडीशन होता है एल नीनो का, जिसमें कि जो सरफेस है, जो ओशन का सरफेस है, वो यहाँ पे आपका कूलर हो जाता है देन एवरेज। लेकिन ला नीना में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि आपका ये जहाँ से ये एरिया में आपका वार्मर हो जाता है देन एवरेज, तो ये गर्म हो जाती है अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो। फाइन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन अगर हम लोग देखें तो आर्कटिक जो है वो 4 टाइम्स फास्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। एक कह सकते हैं कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें इसमें चिंता करना होगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन अगर इतना गर्म हो रहा है तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा ठंड वाला एरिया है, वहाँ पे बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, तो वो यहाँ पे आप देखो कि गर्म होते जाएगा तो वो पिघलते जाएंगे, वाटर लेवल अप होगा, तो ना जाने बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी इन्हांसमेंट है, स्टीव कहा जा रहा है। तो ये पजलिंग ऑरोरा है, लाइट फेनोमेना, जो कि यहाँ पे पर्पल स्ट्रिक ऑफ लाइट्स देखने को मिलता है।
ऑरोरा क्या है? ऑरोरा आप देखो कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं सोलर विंड के, जिसके इंटरेक्शन से ऑरोरास हमें देखने को मिलता है। ऑरोरा की अगर हम लोग बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के, तो इसके ध्यान रखना है। जॉम्बी आइज़, यस, जॉम्बी आइज़ क्या है कि ये ग्रीनलैंड आइस शीट में देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोबल जो सी लेवल है उसके राइज होने से देखने को मिलता है। जॉम्बी और डूम्ड आइस है, ये एक ऐसा आइस है जो कि आज भी यहाँ पे थीकर एरिया, जो ऐसा आइस की सिल्ली जहाँ पे मोटा एरिया है उससे ये अटैच होता है। और फिर है टोंगा वोल्केनो, तो ये आप देख सकते हो एक वोल्केनो इरप्शन टोंगा में देखने को मिला है, जो कि कह सकते हैं कि इस इरप्शन से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगा और जो अर्थ का ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होगा। तो जनरली जो वोल्केनिक इरप्शन है इसका एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अंडर वाटर इरप्शन अगर हम लोग हंगा टोंगा इस सब की अगर हम लोग देखें तो इसमें 146 यहाँ पे टेराग्राम तक का इंजेक्शन देखने को मिलता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है कि इतना गर्म आपको देखो वोल्केनिक है, तो इरप्शन हुआ जिससे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारी यहाँ पे इन्वायरमेंट की लेसन ओवर होती है। आई होप कि ये अगस्त मंथ की जो इन्वायरमेंट की लेसन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं इस सबको मर्ज कर दूंगी, आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो पार्ट्स बाय पार्ट है उसको मैं मर्ज करके एक कंबाइंड वे में आपको लेसन प्रोवाइड करूं, तो वो भी मैं जल्द करूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसी के साथ अगर आप लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ विजन आइज की डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और इसी के साथ अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हो फॉर यूपीएससी एंड 67 बीपीएससी, तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल करके अपनी क्वेरीज पता कर सकते हो और हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ भी सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।